स्वागत। आज हम उत्तराखंड के पहाड़ों में बसी एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसमें पुनर्जन्म है, सालों पुराना बदला है और कई रहस्यमयी गुत्थियां दी हैं। हमारे पास जो किस्सा है उसका शीर्षक है रिवेंज एंड रीबर्थ, अ टेल ऑफ पास्ट लाइव्स। अच्छा। आज की इस चर्चा में हम इस कहानी की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि ये अपने किरदारों और घटनाओं के जरिए कर्म, किस्मत और गुजरे हुए वक्त की गूंज के बारे में क्या कहती है। चलिए इस अनोखी दास्तान की तह तक चलते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये कहानी हमें सीधे उन लोक कथाओं की दुनिया में ले जाती है जहाँ बीता हुआ कल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, खासकर जब बात तीव्र भावनाओं और अधूरे हिसाब की हो। सही बात। हम इसी कथा पर ध्यान देंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये महज एक कहानी से बढ़कर क्या इशारे करती है। अतीत और आज को जोड़ने का इसका अंदाज वो काफी दिलचस्प है। तो कहानी हमें ले चलती है मल्लेश्वर गांव, जहां आर्य नाम की एक लड़की रहती है, दिखने में सुंदर, स्वभाव से शांत और रहमदिल। उसके पिता स्कूल में पढ़ाते हैं, माँ घर गृहस्थी और पूजा पाठ में व्यस्त रहती है। पहली नजर में सब कुछ बेहद सामान्य सा लगता है, एक आम पहाड़ी जिंदगी। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी जैसे। लेकिन आर्या की रातों में कुछ बहुत खास घट रहा है, उसके सपने। अच्छा, ये सपने ही कहानी का पहला सूत्र है ना। बिल्कुल। आमतौर पर हम सपनों को मन की उलझने मानते हैं, लेकिन यहाँ कहानी उन्हें एक अलग दर्जा दे रही है। बिल्कुल। हर रात उसे लगभग एक जैसा ही सपना आता है। एक पुराना वीरान सा किला जिसकी दीवारें लाल पत्थर की हैं, एक बड़ा सा दरबार हॉल है जिसमें आग की लपटें नाच रही हैं, और बीचों बीच एक आदमी हाथ में तलवार लिए उसी की तरफ बढ़ रहा है। सपने में वो खुद को एक राजकुमारी महसूस करती है। राजकुमारी? हाँ ना। उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिखता, धुंधला है, मगर उसकी आंखें वो बहुत तीखी, खतरनाक लगती हैं, और हर बार सपना आर्या की तेज चीख के साथ टूट जाता है। डरावना है बहुत। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि ये महज दिमागी ख्याल नहीं, शायद किसी पिछले जन्म की धुंधली यादें हैं जो उसे परेशान कर रही हैं। ठीक है, जरा इसे समझते हैं। और यही कहानी का नजरिया साफ हो जाता है। ये सपनों को सिर्फ मनोवैज्ञानिक घटना नहीं मान रही, बल्कि सीधे तौर पर उन्हें अतीत की खिड़की बता रही है, पिछले जन्म की स्मृतियों का दरवाजा। हाँ। सपने के ये खास विवरण, लाल पत्थर वाला किला, तलवारबाज आदमी, वो भेदने वाली आंखें, ये महज माहौल बनाने के लिए नहीं है। नहीं। कहानी के तर्क के हिसाब से ये आने वाले टकराव और रहस्यों के बीज हैं। ये प्रतीकवाद ही कहानी को आगे धकेलता है और सुनने वाले को बांधे रखता है एक तरह से। सही कहा। कहानी में हरकत तब तेज होती है जब आर्या अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों के साथ पास के देवगढ़ किले जाती है। अच्छा, वही किला? हाँ, वही देवगढ़ किला। ये किला वाकई बहुत पुराना है, खंडहर जैसा, और आसपास के लोग कहते भी हैं कि यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई भटक रहा हो। टिपिकल हॉन्टेड जगह जैसी बातें। बिल्कुल। जैसे ही आर्या किले के दरवाजे से अंदर कदम रखती है, उसे एक अजीब सी कंपकपी महसूस होती है, जैसे हवा बदल गई हो। ओहो। वो पुरानी दीवारों को छूती है और अचानक जैसे कोई भूली हुई तस्वीर साफ हो जाती है, वो बुदबुदा उठती है। ये तो वही दरबार है, यहीं उसने मुझे मारा था। अरे, एकदम से? हाँ। उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं, उन्हें लगता है शायद किले के माहौल का असर है या वो मजाक कर रही है। लेकिन आर्या के चेहरे पर जो खौफ उभरता है वो असली लगता है। और ये बहुत अहम मोड़ है, कैसे एक खास जगह, ये देवगढ़ किला, उन दबी हुई यादों को सतह पर ले आता है। कई लोक मान्यताओं और यहाँ तक कि कुछ क्या कहते हैं परामनोविज्ञान की थियोरीज में भी ये विचार मिलता है कि खास जगहों में गुजरे हुए वक्त की ऊर्जा या यादें सिमटी रह सकती हैं। कहानी इसी विचार का इस्तेमाल कर रही है। हाँ, करती है। किले का माहौल आर्या के लिए सिर्फ एक ट्रिगर का काम करता है, जो उसके पिछले जन्म की यादों के दरवाजे को पूरी तरह खोल देता है। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि कहानी इसे किस्मत के लिखे खेल का हिस्सा बताती है। बिल्कुल। उस किले की यात्रा का असर गहरा होता है। उसी रात आर्या को फिर वही सपना आता है, लेकिन इस बार आधा अधूरा नहीं, बल्कि पूरी कहानी साफ हो जाती है। हाँ, जैसे फिल्म का खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो। उसे अपना पूरा पिछला जन्म याद आ जाता है। वो देवगढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र सिंह की बेटी थी, राजकुमारी आर्या देवी। अच्छा। राज्य का सेनापति था विक्रम, जो उससे एक तरफा प्यार करता था। जब राजकुमारी आर्या ने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो अपमान और गुस्से में अंधे विक्रम ने राजा से गद्दारी की, दुश्मनों से मिलकर किले पर हमला बोल दिया। ओहो, विश्वासघात। हाँ, आर्या ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही
और आखिर में विक्रम ने उसी दरबार में तलवार से राजकुमारी की जान ले ली। उसी दरबार में जो सपने में देखती थी? बिल्कुल, मगर मरते मरते राजकुमारी आर्या देवी ने कहा था, मैं वापस आऊंगी विक्रम, लौटकर तेरा अंत करने के लिए। बाप रे। यहाँ से कहानी का तनाव असल मायने में शुरू होता है। ये मौत के वक्त लिया गया संकल्प, या कहें कि एक तरह की प्रतिज्ञा मिश्रित श्राप, कहानी का सबसे मजबूत धागा बन जाता है। ये विचार कि मरते समय की तीव्र भावनाएं, खासकर बदला लेने जैसी प्रबल इच्छा, आत्मा के साथ अगले जन्म तक सफर करती हैं, ये कई पुनर्जन्म की कहानियों का केंद्र होता है। हाँ, सुना है। लेकिन इस कहानी में खास बात यह है कि संकल्प सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक सटीक भविष्यवाणी जैसा है, मैं लौटूंगी तेरा अंत करने, जो दिखाता है कि कहानी के अनुसार कर्म का चक्र कितना निश्चित, व्यक्तिगत और शायद अटल हो सकता है। अटल, सही कहा। पिछला जन्म, वो हिंसक अंत और लिया गया बदला लेने का प्रण, मौजूदा जिंदगी में होने वाले टकराव की जमीन तैयार कर देता है। अगर हम इसे कहानी के नजरिए से देखें तो ये कर्म के उस अटूट बंधन को दिखाता है जहां किए गए काम का नतीजा, चाहे अच्छा हो या बुरा, पीछा नहीं छोड़ता। तो अब कहानी आज के वक्त में वापस आती है। आर्या को सब याद है, पिछला जन्म, मौत का मंजर और वो आखिरी कसम। वो जानती है कि उसे मारने वाला विक्रम भी कहीं इसी दुनिया में दोबारा जन्म ले चुका है और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा, मिल जाता है वो? हाँ, कुछ ही समय बाद उसके कॉलेज में एक नया लड़का एडमिशन लेता है, विक्रम मेहता। विक्रम, वही नाम? हाँ, पहली बार जब आर्या उसे देखती है तो जैसे बिजली का झटका लगता है। वही चेहरा, वही भेदने वाली आंखें, होठों पर वही हल्की सी मुस्कान जो उसे सपने में दिखती थी। कमाल है। और कमाल की बात यह है कि विक्रम को भी आर्या को देखकर कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे वो उसे बरसों से जानता हो, एक भूली हुई पहचान। उसे कुछ याद नहीं है पिछले जन्म का? नहीं, उसे कुछ याद नहीं। वक्त के साथ दोनों में दोस्ती हो जाती है, या शायद दोस्ती का दिखावा शुरू होता है। विक्रम अनजान है, पर आर्या के मन में बदले की आग ठंडी नहीं पड़ी है। ओहो। वो बाहर से दोस्ती निभाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मौके का इंतजार कर रही है। यही कहानी एक दिलचस्प विरोधाभास रचती है। पिछले जन्म के जानी दुश्मन, जिनकी कहानी का अंत नफरत और हिंसा से हुआ था, इस जन्म में दोस्त बन रहे हैं। हाँ, ये अजीब है। ये स्थिति किस्मत और इंसान की अपनी मर्जी या भावनाओं के बीच एक कश्मकश पैदा करती है। क्या पिछले जन्म की दुश्मनी इतनी ताकतवर है कि वो इस जन्म की दोस्ती या किसी भी नई उभरती भावना पर हावी हो जाएगी? या क्या इस नए रिश्ते में कुछ ऐसा है जो पुराने हिसाब को बदल सकता है? कहानी हमें इसी सवाल के साथ आगे ले जाती है। बिल्कुल। आर्या की दोस्ती क्या सिर्फ एक मुखौटा है, या क्या उस मुखौटे के पीछे भी कोई असली भावना पनप सकती है? ये सोचने वाली बात है। देवी का रोल आर्या को मिलता है और सेनापति विक्रम का रोल विक्रम मेहता को। सब कुछ जैसे पुराने इतिहास को दोहराने के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल, स्टेज सेट है। नाटक मंच पर शुरू होता है और वो सीन आता है जहां सेनापति विक्रम तलवार लेकर राजकुमारी की तरफ बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे आर्या के सपनों में होता था, जैसे असलियत में हुआ था। ओह गॉड। जैसे ही विक्रम अपनी नकली तलवार लिए आर्या की तरफ कदम बढ़ाता है, अचानक पूरे ऑडिटोरियम की बत्ती गुल हो जाती है। क्या? अंधेरा? हाँ, घना अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में अफरा तफरी और कुछ चीखें सुनाई देती हैं। कुछ सेकंड बाद जब इमरजेंसी लाइटें जलती हैं तो लोग देखते हैं कि विक्रम मंच पर गिरा पड़ा है और उसकी छाती में नहीं, एक असली तलवार धसी हुई है। असली तलवार नकली की जगह? ये कैसे हुआ? बहुत नाटकीय अंत है उस सीन का, और कहानी यहाँ जानबूझकर एक पर्दा डाल देती है। हाँ। क्या विक्रम की मौत वाकई एक हादसा थी? अंधेरे में हुई गड़बड़ी, किसी प्रॉप का गलत इस्तेमाल, या फिर ये आर्या का इंतजार था जो पूरा हुआ? अंधेरे का फायदा उठाकर उसने अपना सदियों पुराना बदला ले लिया। कह नहीं सकते, सब लोग इसे एक भयानक हादसा ही मानते हैं। पुलिस आती है, जांच होती है, लेकिन कुछ साबित नहीं होता। मगर नाटक के बाद किसी का ध्यान आर्या के चेहरे पर नहीं जाता, जहां खौफ या दुख की बजाय एक अजीब सी गहरी शांति छाई हुई है। शांति? हाँ, और वो धीरे से बस अपने आप से फुसफुसाती है, जन्मों का हिसाब आज पूरा हुआ। ये फुसफुसाहट और वो शांति, ये तो मतलब सीधे तौर पर इशारा करते हैं कि शायद ये हादसा नहीं था। शायद। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये कर्म का न्याय था, जैसा कि कहानी की अपनी दुनिया में दिखाया गया है? हो सकता है। नाटक ने अनजाने में अतीत को दोहराने का मंच दिया, और शायद इसी दोहराव ने न्याय का अवसर बना दिया। लेकिन ये न्याय नियति ने किया
या आर्या ने नियति को अपने हाथ में ले लिया? हाँ, ये बड़ा सवाल है। कहानी इस सवाल को खुला छोड़ देती है, जिससे कर्म की अवधारणा और व्यक्तिगत इरादे के बीच का तनाव और गहरा हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अरे, और भी कुछ है? हाँ, विक्रम की मौत के कुछ ही दिन बाद आर्या अपने घर से, अपने गांव से रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती है। गायब? कहाँ चली गई? किसी को नहीं पता वो कहाँ गई, कोई सुराग नहीं मिलता। गांव के लोग आपस में बातें करते हैं कि उस रात आर्या के कमरे में जलता हुआ दिया अचानक बुझ गया था। अच्छा। और सुबह दीवार पर जहां दिया रखा था वहां बस राख की एक पतली सी लकीर थी, जैसे कोई चीज जलकर हवा में मिल गई हो। ये गायब होना भी बहुत प्रतीकात्मक है। क्या मतलब है इसका? बिल्कुल। और आज भी देवगढ़ की उन पहाड़ियों में रात के सन्नाटे में लोग कहते हैं कि अगर बहुत ध्यान से सुनो तो कभी-कभी हवा में एक लड़की की हल्की सी आवाज गूंजती है, अब मेरा बदला पूरा हुआ। ओहो, रोंगटे खड़े हो गए। तो इस पूरी कहानी का क्या मतलब निकालें? ये अंत कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। आर्या का इस तरह गायब हो जाना कई सवालों को जन्म देता है। क्या इसका मतलब ये है कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ विक्रम से बदला लेना था? हो सकता है। और जब वो मकसद पूरा हो गया तो उसकी आत्मा मुक्त हो गई, या वो चली गई? या फिर ये इशारा है कि वो शायद शुरू से ही कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि कोई ऐसी शक्ति थी जो सिर्फ अपना हिसाब बराबर करने आई थी? ये भी मुमकिन है। ये गायब होना कहानी के मूल विचारों से जुड़ता है कि कर्म का हिसाब होकर रहता है, न्याय अधूरा नहीं रहता, और आत्माएं अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए जन्मों का सफर तय कर सकती हैं। कम से कम इस कथा के संसार में तो ऐसा ही होता है। हाँ, इस कहानी के हिसाब से तो यही लगता है। आर्या का विलीन हो जाना शायद उसी कर्म चक्र के पूरा होने का आखिरी संकेत है। तो इस कहानी में हमने देखा कैसे पिछले जन्म की यादें सपनों के रास्ते लौट सकती हैं, कैसे किस्मत दुश्मनों को दोस्तों की तरह मिला सकती है, कैसे अतीत एक नाटक के मंच पर जिंदा हो सकता है, और कैसे एक लंबे इंतजार के बाद लिया गया बदला एक रहस्यमयी अंत तक ले जाता है। ये कहानी कर्म, बदले की आग और पुनर्जन्म जैसे गंभीर विषयों को बड़े ही नाटकीय और दिलचस्प अंदाज में हमारे सामने रखती हैं। हाँ, और आखिर में ये कहानी हमें इस सोच के साथ छोड़ जाती है कि गहरी भावनाएं, चाहे वो बेपनाह मोहब्बत हो या उतनी ही गहरी नफरत और बदले की इच्छा, कैसे वक्त और जन्मों की सीमाओं को पार कर सकती हैं। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे ये भावनाएं हमारी किस्मत को उन तरीकों से मोड़ सकती हैं जिन्हें हम शायद पूरी तरह समझ भी नहीं पाते। कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। इस कथा के हिसाब से जन्मों जन्मों तक चलने वाले इस न्याय या बदले के खेल का अंत क्या है? क्या अंत है? क्या विक्रम की मौत और आर्या के गायब होने से वो चक्र वाकई टूट गया, या ये किसी और अनदेखे रूप में कहीं और अभी जारी है? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कहानी हमें खुद अपनी समझ और कल्पना में तलाशने के लिए छोड़ देती है।